क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया। भारत के भूगोल का तो सारा क्वेश्चन वहीं से आया। पॉलिटी मैं बता दूं, किताब पढ़ लो, किसी भी साल का क्वेश्चन उठाओगे उसी से आएगी। नहीं नहीं यार, मैंने इसको पढ़ा था, इससे कुछ नहीं होता है, ये वाली किताब पढ़ो, ये ज़्यादा अच्छी है। बहुत सारा कंफ्यूजन जो मिलेगा वो नई किताब बताएगा, और बहुत सारी समस्याएं इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं कि कैसे पढ़ें जिससे कि आपके क्वेश्चन मैक्सिमम सही हो जाए। मैं हूं पांडे। अब की बार प्री पार का ये दूसरा एपिसोड है, और इस एपिसोड के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं कि कैसे पढ़ाई करें प्रारंभिक परीक्षा की, क्वेश्चन को कैसे तैयार करें, जो क्वेश्चन टफ लगते हैं वो कैसे आपके सही हो जाएंगे। रूल नंबर वन ये कहता है कि सबसे पहले एक अच्छी पाठ्य सामग्री का आप चुनाव करिए। कोई भी बुक चुनिए, कोई भी नोट चुनिए, पहले देख लीजिए कि उसका स्तर क्या है। जिस एग्जाम को आप दे रहे हैं उस एग्जाम के मुताबिक वो होना चाहिए। जैसे बहुत सारे नोट्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन वो जिस एग्जाम के लिए बनाएंगे उसके लिए अच्छे हो सकते हैं। यूपीएससी का नोट्स कोई जरूरी नहीं है स्टेट एग्जाम के लिए भी आपको उतना ही काम आए। तो सबसे पहले अच्छे सामग्री की चुनाव जो करने की प्रक्रिया है वो ये होनी चाहिए कि आप ये देखिए कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। अच्छे पाठ्य सामग्री का चुनाव करने के बाद में फिर उसको चेंज नहीं करना है, अच्छे से चुन लीजिए, और कम से कम एक नोट्स को 3 बार आप पढ़िए। 3 बार पढ़ने में कई बार लोगों को लगता है कि इतना समय कहाँ से मिलेगा, 3 बार तो पढ़ ही नहीं जाएगा। पहली बार में अगर आपको उस पाठ्य सामग्री को पढ़ने में या उस किताब को पढ़ने में 20 घंटे लगते हैं, तो निश्चित तौर पर अगर आपने सही से पढ़ा तो दूसरी बार में उसमें 12-13 घंटे लगेंगे, और तीसरी बार में 5-6 घंटे लगेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा और उस चैप्टर को पढ़ के अंडरलाइन कर लिया, काम की बातें उसमें अंडरलाइन कर ली, थोड़ा बहुत नोट कर लिया, साइड में नोट्स बना लिया, और किताब को गंदा करने से मत घबराइए, खूब गंदा करिए। जितना किताब को गंदा करेंगे उतना आपको तैयार होता जाएगा। कई बार लोगों के पर्सनल व्यू होते हैं कि किताब साफ सुथरी रखनी चाहिए, अच्छी बात है, किताब साफ होनी चाहिए, लेकिन किताब साफ रखने के लिए सबसे अच्छी जगह है किताब की दुकान। किताब की दुकान में जब तक रखी रहती है, किताब का जो दुकानदार होता है किताब का पूरा ख्याल रखता है, वो उसको बढ़िया से झाड़ पोंछ के रखता है। तो आप उसको निकाल कर अपने रूम में लाए हैं, अपने स्टडी रूम में ले आए हैं, तो आप उसको खूब गंदा करिए, उससे घबराइए ना। उसमें नोट्स बनाइए या नोट्स अपने नोटबुक में बनाइए, लेकिन काम करिए उस पर। और अगर आपने पहली बार किसी चैप्टर को 3 घंटे में पढ़ा है तो दूसरी बार में कोशिश करिए कि उसको इस लायक बना दीजिए, मेन पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए, कुछ अपना कोड बना लीजिए कि ये ऐसे इंपॉर्टेंट है, उसको हमने ऐसे अंडरलाइन किया है, तो वो आपका हर हाल में जो 3 घंटे का काम है वो 1.5 घंटे 1 घंटे में हो जाए। और जब अगली बार आप रिवाइज करें तो तीसरी रिवीजन में वो और कम समय में, यानी कि उसके भी आधे समय में हो जाना चाहिए। पहली बार में अगर 2 घंटे, दूसरी बार में 1 घंटे, तीसरी बार में 30-40 मिनट में रिवीजन हो जाए। रूल नंबर 2 ये कहता है कि एक टॉपिक पर एक ही संदर्भ सामग्री को कम से कम 3 बार पढ़ने के बाद क्या करें। लेकिन ये बात उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार तो आप पढ़ लें, कोई बुरी बात नहीं है, एक बार आप पढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी बार रिवीजन करने से पहले उस टॉपिक पर क्वेश्चन जरूर देख लें। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि रिवीजन से पहले क्वेश्चन को देखें। और कभी कभी तो मैं ये मानता हूं कि अगर आपके पास सब्जेक्ट की बुक है तो उसके पहले, पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को देखें कि इससे पूछा क्या जाता है, तभी तो आप जान पाएंगे कि पढ़ना क्या है। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो जाएंगे कहाँ, और अगर जाएंगे नहीं तो भटका करेंगे, और जो कहीं एक बार भटक गए तो भटकाव ये जारी रहेगा और ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे। तो रूल नंबर 2, चाहे उसको फर्स्ट मान लीजिए, कि क्वेश्चन पहले देख लेने हैं। मान लीजिए आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं तो देख लीजिए आज तक 20-25 प्रश्न राष्ट्रपति पर कौन से पूछे गए हैं, उनको तैयार कर लीजिए। फिर 2-4 बातें जो आपको अच्छी लगें कि हाँ ये भी पूछी जा सकती हैं, उनको तैयार कर लीजिए। या बहुत सारे लोग इस पे काम करते रहते हैं, उनसे आप पढ़ लीजिए। कहने का मतलब है उनके टेस्ट से आप कर लीजिए, या मार्केट में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उनसे हेल्प ले लीजिए, लेकिन ये पता तो होना चाहिए कि आपको उसमें आखिर पढ़ना क्या है। तो रूल नंबर 2 को 1 भी आप बना सकते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि पढ़ते समय उसको सॉर्ट जरूर करिए। अगर किताब को पढ़ा और किताब के रूप में ही वो रह गई तो मतलब नहीं है उसका। रूल नंबर 3 का मतलब यह है कि आप जो अपनी पढ़ाई है उसको छोटा करते चलिए, हर स्टेप में वो छोटा होता चला जाए, छोटा होता चला जाए, छोटा होता चला जाए। जो मैंने पहले ही बात बता दी कि आप जब पहली बार किताब पढ़ेंगे तो उसमें चैप्टर पढ़ने में 3 घंटे लगेंगे, फिर 2 घंटे लगेंगे, फिर आधे घंटे। ये काम आपका नोट्स जो है वो बहुत आसानी से कर सकता है। मान लीजिए कि आपने पढ़ा, राष्ट्रपति का उदाहरण फिर मैं दे रहा हूं, या आप मिट्टियां ले लीजिए, या आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए। अगर आपने मिट्टी पढ़ा, भारत की मिट्टियों के बारे में पढ़ा, तो सब वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है कि एक किताब और तैयार कर दें आप लिख के, वहां पर मिट्टी
छोटा सा आप एक बनाइए और उसमें देखिए कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां हैं। मिट्टी की परिभाषा लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है, मिट्टी किसे कहते हैं इतना तो आप समझ ही लीजिए। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, अगर भारत की मिट्टी आप पढ़ रहे हैं उनको शॉर्ट शॉर्ट में नोट करिए और हर एक मिट्टी का क्षेत्रफल के हिसाब से क्या हिस्सा है उसको नोट करिए। हर मिट्टी की क्या छोटी छोटी विशेषताएं हैं उनको नोट कर लीजिए। काली मिट्टी के बारे में 2-3 लाइन आप छोटे में नोट कर लीजिए, जलोढ़ मिट्टी के बारे में नोट कर लीजिए, लाल मिट्टी के बारे में नोट कर लीजिए और क्रम याद कर लीजिए कि किसका कितना क्षेत्रफल पाया जा रहा है और कौन सा क्षेत्र है जो इस मिट्टी के लिए जाना जाता है, यानी कि इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चीज़ और, कोई भी मिट्टी है जिसमें कुछ कृषि स्पेशल होती है उसको नोट कर लीजिए और अगर उसमें कृषि नहीं होती है तो कुछ खनिज के लिए जानी जाती है उसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए। पूरा मिट्टी वाला चैप्टर जो आपने बुक में पढ़ा 3-4-5 पेज में 10 पेज में, उसको 1-2 पेज में समेट के कर लिया। तो कंप्रेस्ड नोट, शार्ट नोट बनाने की कोशिश करिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं तो ये काम आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए रूल नंबर 1 या 2 जो मैंने बताया है उसको आप बार बार फॉलो करिए। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आप उसको बढ़िया से देखिए कि यहां से पूछा क्या जाता है और ये समझ में आ जाएगा तो पढ़ते समय आप आसानी से उन सारी चीजों को कवर कर लेंगे जो कि पूछी जाती हैं। चौथा रूल ये कहता है कि पूछा क्या जाएगा। बड़ा आसान प्रश्न है लेकिन बहुत कठिन लगता है। इस बार पेपर में क्या पूछा जाएगा, वो सब कुछ पूछा जाएगा जो चर्चा में रहेगा। और इसलिए चौथा रूल ये है कि करंट अफेयर में जो भी पढ़िए उसके बारे में 2 लाइन पीछे से जरूर देख लीजिए, ट्रेडिशनल उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। पंजाब का अगर चुनाव हो रहा है, पश्चिम बंगाल का अगर चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहा है, किसी भी स्टेट में, कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, तो यहां पर जिम्मेदारी बनती है कि विधानसभा चुनाव के प्रावधान आप देख लें कि क्या प्रावधान है हमारे संविधान में। अगर पूर्ण बहुमत कहीं हासिल हो रहा है और पूर्ण बहुमत हासिल नहीं हो रहा है तो आपको उन अनुच्छेद पे जाना है, देखना है कि क्या क्या प्रावधान होते हैं। अगर पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है तो कैसे गठबंधन की सरकार बनती है और गठबंधन की सरकार बनाने में क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं, दल बदल का अधिनियम क्या है, ये सारी चीजें देख लीजिए। अगर चर्चा में कोई ऐसा कीटनाशक आया है, अभी करंट अफेयर में अक्सर हम चर्चा करते रहते हैं, करंट अफेयर की रोज की क्लास होती रहती है, तो कोई कीटनाशक है जो कपास की खेती में प्रयुक्त किया जाता था और वो कैंसर जनित तत्व होने के कारण बंद किया गया तेलंगाना में, तो आपको देख लेना है ऐसे और रसायनों के बारे में कि कौन कौन से ऐसे रसायन हैं जो ऐसे बंद किए गए हैं। थोड़ा सा बैक में चले जाइए। प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा सिद्धांत होता है एवरीथिंग बट समथिंग, सब कुछ पढ़ना है लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ना है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सब बातें आपको पता है लेकिन इसको सही से अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो समस्याएं बनी रहती हैं। और होना यह चाहिए कि इस बार अंत है, हमारी पढ़ाई का ही अंत हमको कर देना है एग्जाम देने के तौर पे, वैसे तो पूरी जिंदगी पढ़ते रहना है। तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना है, थोड़ा इंफॉर्मेशन आपको पढ़ लेना है। जो चीज चर्चा में है करंट अफेयर से उसको जीएस में, यानी कि मैंने उस दिन भी बताया था कि जो आपका करंट अफेयर का टॉपिक होता है वो डायनामिक होता है, तो डायनामिक टॉपिक से आप स्टैटिक टॉपिक की तरफ जाइए। आप स्टैटिक जीके या जीएस जिसको आप कहते हैं उसको पढ़िए और उसको पढ़ने के बाद में फिर आप दोनों को तैयार कर लीजिए। यानी कि करंट में जो चर्चा में है वो 1 पॉइंट आपको देगा लेकिन पीछे आप जाएंगे तो 4 पॉइंट और आपके तैयार हो जाएंगे। ऐसे करिए और जब ये सारी प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाए या इस प्रक्रिया को करते समय आप टेस्ट जरूर दीजिए। आपने जो पढ़ा है वो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है कैसे पता चलेगा? डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में अगर चेक करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ये पाएंगे कि आपको पता चलेगा हाँ ये गलती हो गई थी, अरे ये फैक्ट हमने गलत कर दिया। तो वहां पर जब आप ये गलती करके आएंगे तो उसका नेगेटिव मार्किंग, उसका फेल होना, उसका जो खामियाजा है वो ऐसे भुगतना पड़ेगा आपको, है ना। नेगेटिव मार्किंग में आपके मार्क्स कटेंगे, आपके क्वेश्चन कम होंगे तो फेल होने के तौर पर रिजल्ट आएगा। ये गलती आप घर पे कर लीजिए। ये गलती आप जितनी बार घर पे कर लेंगे एग्जामिनेशन हॉल में ये गलती उतनी बार कम होगी। एक एग्जाम आपको देना है और एक एग्जाम, पहले एग्जाम में किसी का सिलेक्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस एग्जाम को अगर आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में देते हैं तो वो गलतियों के साथ आप देते हैं, तो आपको फेल कराने के लिए इतनी चीजें आपके साथ होती हैं कि वो निश्चित तौर पर आपको बाहर करा देती हैं। वो गलतियां आप घर पे करके जाइए, अपने रूम पे करके जाइए। 10 बार अगर 10 गलतियां आप घर पे कर लेंगे, उसको दूर कर लेंगे,
तो 11वीं बार जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वो सारी गलतियां जो फेल करा रही थी आपको, वो आपके रूम पे रह गई और आप केवल पॉजिटिव चीजों को लेकर गए हैं कहां पर, एग्जामिनेशन हॉल में। तो 5वां रूल इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस वाला रूल। प्रैक्टिस वाला रूल, टेस्ट वाला रूल। टेस्ट लोग इसलिए नहीं देते हैं कि उनको डर लगता है कि मैंने पढ़ा है, अगर कहीं हमारा परफॉर्मेंस गड़बड़ हो गया तो मुझे खुद को बुरा लगेगा कि अरे मैं तो बिल्कुल कुछ पढ़ नहीं पाता हूं, मेरा तो सब कुछ तैयार ही नहीं है। ये डर अगर बना रहेगा तो एग्जामिनेशन हॉल में 5 क्वेश्चन तो आपकी वजह से ही कम हो जाएंगे। और अगर इसको आपने निकाल दिया तो आपकी बल्ले बल्ले है, निश्चित तौर पर आप अच्छे से ही करेंगे वो एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस, कब, जब ये सारी चीजें आपकी पढ़ जाएं। तो इसको ऐसे फॉलो करिए। फिर तीसरे एपिसोड में मिलते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे टारगेट सेट किया जाता है, कैसे कितने कटऑफ पे सिलेक्शन आपका होता है, ये कैसे दिमाग में बिठाया जाता है, कैसे इन चीजों को पहले ही तय कर लिया जाता है कि इतना कम से कम करना है।